विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, सर आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया? पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहाँ पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफ़ी कुछ वो 72-62 के बाद वहाँ पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथन कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफ़ी कुछ विकास हुआ। माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफ़ी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफ़ी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर 1 रैंक 1 ओपी आए। वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थिएटर कमांड्स भी आ जाएंगे। और उसमें जो है, एक तरह से भारत के अंदर इतनी ताकत आएगी कि जो भारत के अंदर क्षमता है वो एक तरह से खुद लड़ाई लड़ने की पूरी क्षमता की है। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अम्युनिशन हथियार इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इजराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी दी जा रही, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं, एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है। बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना क्यों जरूरी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए वो सुनते हैं। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है।
अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खास तौर पे और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था? सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं? शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है। यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 16 गुने आपने रक्षा निर्यात की वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया, उनको बेचना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 49% आयातित सामान के ऊपर निर्भर हैं और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी। आप आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया? नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है, जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस इतना सक्सेसफुल हो गया है कि वो तेजस एयरक्राफ्ट जो है अभी तक काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है, इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हेप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हेप्टर्स है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर HAL के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रही हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों। तो इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो SP गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता, एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने को है। इसी में अम्युनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अम्युनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है। मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, AI की टेक्नोलॉजी है और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने नाम लिए हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही हैं। हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा। जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी, इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है तो हमें RT गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए RT गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के जो कि ऑलरेडी एयर में हैं, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी
ऐसी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इजराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है। जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात, अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी राफेल का भी यही हुआ है कि राफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, इसमें मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही हैं। मेड इन इंडिया मतलब कि 100% अपना है, मेक इन इंडिया यानी कि बाहर से आकर के आया, लेकिन हमारा 51%, 60%, 70% की तरफ इनका हमारा शेयर है, उनके एम्प्लॉयबिलिटी है, उनके एक्सपर्टीज बस वो हमारे साथ हैं। हो सकता है कि आगे चल करके 100% उसमें भी हम लोग की दावेदारी आ जाए। लखनऊ आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, यहाँ होने वाले रक्षा उत्पादन को लेकर, आइए उसको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहाँ से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और मुझे लगता है कि समय के साथ ही ब्रह्मोस की विश्वसनीयता के साथ साथ लखनऊ की विश्वसनीयता बढ़ी है। अनुपम सर, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को आप भारत के रक्षा इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ब्रह्मोस से लेकर के राइफल तक सब कुछ अब उत्तर प्रदेश बना रहा है, यानी कि जो हमारा डिफेंस इकोसिस्टम है उसमें उत्तर प्रदेश एक मेजर प्लेयर बन के उभर रहा है। और ये अचानक से ही हुआ है। आप देखें, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं था आज से 10 साल पहले तक, कम से कम डिफेंस इकोसिस्टम में कहीं दिखाई नहीं देता था। आज आपके पास देश की दूसरे सबसे बड़ी डिफेंस कॉरिडोर है। सबसे बड़ी जब मैं कहता हूं तो मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहूंगा। 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है 2024, 25 और 26 में। किसके ऊपर? यूपीडीसी के ऊपर, यूपी डिफेंस कॉरिडोर के ऊपर। इससे हुआ क्या है, 50,000 के आसपास लोगों को नौकरी मिली है। एमएसई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, जहां जहां पर ये कॉरिडोर के चीजें हैं वहां पर एमएसएमई सेक्टर में बूम आया है। 50,000 के आसपास बेरोजगारों को नौकरियां मिली। और तीसरी सबसे बड़ी बात, यूपीडीसी ने किया क्या है, भारत के रक्षा निर्यात, जो मैं अभी बता रहा था 16 गुना जो बढ़ा है, उसमें इसका योगदान 15% है। अब आप मान सकते हैं कि एक पिछले 2 वर्षों में इसने इतना बना लिया है कि देश के कुल रक्षा निर्यात का 15% यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है और बाहर बेचा जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी चीजें हम नहीं बेच रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, सर ने बताया था, ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता दुनिया ने देखी है। आज ब्रह्मोस को खरीदने के लिए दुनिया के तमाम देश लाइन लगा के खड़े हुए हैं और इसके तीनों वर्जन हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसमें से ब्रह्मोस की एक बड़ी फैक्ट्री हमारे इसी जगह पर जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, लखनऊ में ही ब्रह्मोस बन रही है। इंसास राइफल, हम सब जानते हैं, एक ऐसा रेडी टू यूज हथियार है, एक ऐसी राइफल है जो हमारे सैनिकों के लगभग सबके पास होती दिखती थी। पूरे डिफेंस में तीनों सेनाओं में लगातार दिखती है। इंसास ऐसा माना जा रहा था कि अब आउटडेटेड हो रही है। AK-203 वो भी अमेठी में बन रही है। इंसास की भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई गई है, आगरा के अंदर। ड्रोन्स वॉरफेयर खूब चर्चा में, लगातार इंटरनेशनली, नेशनली हर जगह ड्रोन वॉरफेयर चर्चा में है। इसमें भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। कानपुर में ड्रोन पार्क की स्थापना हुई है 2026 में। कई मॉडल ड्रोन्स के, कामिकेजी से लेकर के अटैक और जितने भी तरह के ड्रोन्स हो सकते हैं, एंटी ड्रोन नेटवर्क भी कानपुर में बन रहा है। तो ये चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव ला रहे हैं और उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में बदलाव ला रहे हैं। जौनपुर का उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा जिला है जौनपुर, वहां पर अंकिता टैंक्स बन रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, देश के टैंक्स जौनपुर में बनाए जा रहे हैं। तो ये डिफेंस कॉरिडोर की वजह से ही तो संभव हुआ है। चित्रकूट जो सिर्फ और सिर्फ तीर्थाटन के लिए जाना जाता था, आज ये माना जा रहा है कि जब उस पूरी परिकल्पना साकार होगी डिफेंस कॉरिडोर की, और उसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो चित्रकूट और उसके आसपास का इलाका, उसके आसपास के जिले पूरे उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश के अंदर एक अपनी खास पहचान रखेंगे रक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो रक्षा इकोसिस्टम है, इसमें तेज बदलाव हुआ है और इसमें तेज बदलाव होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने इसमें एक लीडिंग भूमिका निभाई है। और ये सब चीजें एक आश्वस्त करती हैं कि हम सही जगह पे चल रहे हैं और सही दिशा हमने पकड़ी हुई है। और ये सब चीजें एक्सपोनेंशियल होती हैं। एक बार जब हमने 5th गियर लगा दिया तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के हम नहीं देखेंगे, हम इसमें और आगे प्रगति करते ही जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर इससे पहले एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, आरपी सिंह सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ने बॉर्डर के साथ ही बॉर्डर पार जिस तरह से सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है, क्या संदेश गया है पिछले 12 सालों में भारतीय सेना की कार्यशैली को लेकर? सलन जी, बड़ा अच्छा आपने पूछा है और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि अगर आपने पहले अपने स्कूल डेज में देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि भारत जैसे आजाद हुआ, भारत की पॉलिसी कुछ अलग थी, लेकिन जब कारगिल आया तब एक सिचुएशन पूरी चेंज हो गई कि हम स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे, हम कैप्चर करेंगे, हम हिट करेंगे, फिर बातचीत करेंगे।
तो ये पॉलिसी कुछ चेंजेस आई थी जब एक गवर्नमेंट आई थी उस समय 98-99 के टाइम पे, और चली कुछ दिन तक, जो कि अब पिछले 12 साल से मेरे ख्याल से उसको एक तरह से कार्यान्वित कर दिया गया कि नो, और चूंकि ओपनली किया गया इस तरह से अब धीरे धीरे अब पॉलिसी कुछ और आगे बढ़ रही है कि हम उनको कहां पे ऐसे करें कि आगे वो 10 बार सोचे कोई कार्रवाई करने के लिए। इसका परिणाम आपने जो नाम लिया उरी सेक्टर के ऊपर जो कार्रवाई थी उसके पहले, और अभी जो आप सिंदूर जो हुआ उस पर जो कार्रवाई, आप सिंदूर में हमने किया क्या, हमने पहले दिन कुछ नहीं किया था, बस एक नमूना पेश किया था, भाई हमने 2-3 स्ट्राइक किए हैं, जो हमारे को जिसने हिट किया मैंने उसको हिट किया है, अब आप कुछ मत करिए। लेकिन उन्होंने जो कोशिश की उसको नाकाम करने के लिए 9th और 10th नाइट को हमने वो पूरे के पूरे जो है आप सिंदूर में जो ब्रह्मोस की हम लोग बात कर रहे थे वो हमने दिखाया, तब जाकर के उनको पता लग गया कि ये आकर के दूर इनसाइड उनके जो वॉर हेड्स हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके जो एयरफील्ड्स हैं, उनको हम इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिए थे कि उनकी आधी वायुसेना एक तरह से ग्राउंडेड हो चुकी थी कि वो फ्लाई भी नहीं कर पा रही थी, नौसेना ने अपने जलवे दिखाए नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में ये रहता है कि हम लोगों की रणनीति अब बदल गई है। अब मेरे कहते हुए बड़ी गर्व की बात है कि भारतीय सेनाएं उसी के ऊपर काम कर रही हैं। उसके ऊपर काम करने के लिए केवल सेनाएं नहीं, यहाँ तक कि इंटरनल जो भारत के अंदर जो जितनी भी शक्तियां वो काम कर रही हैं। बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग चालू हो चुकी है, आपके जितने भी कम्युनिकेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जितने भी ट्रुप्स हैं उनको फॉरवर्ड लोकेट किया जा रहा है, जितने भी रोड एंड ट्रैक्स हैं वहां तक जा रहे हैं, जिससे भी कि किसी तरह की अगर बातचीत भी करनी है, अगर किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है तो उसको रोकने में हम पूरी तरह से सक्षम रहे और इफेक्टिव रहे। अनुपम सर, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से आधुनिक हथियारों को शामिल किया गया है वायुसेना में, इससे जो हमारी क्षमता है उसमें कितना बदलाव आया है? देखिए शैलेंद्र जी, आप आधुनिक युद्धों को अगर आप देखें उनको गौर से, तो आपको एयरफोर्स का रोल शुरुआती दौर पे, युद्ध के शुरुआती दौर पे बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देगा। आपको दुश्मन के ऊपर अटैक करना है, आपको दुश्मन को एक तरह से घुटनों पर ला देना, और उसके बाद अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करना चाहें तो फिर हमारे ग्राउंड ट्रूप्स जाएंगे, टैंक्स चलेंगे, गोलियां चलेंगी, और उसके बाद हम दुश्मन को हर तरह से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। और नेवी का भी रोल है, लेकिन एयरफोर्स का रोल मैं मानता हूं किसी भी ऑपरेशन में सबसे ज्यादा बढ़ गया। और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड जो भी सिनेरियो दिखता है, चाहे आप अमेरिका का उदाहरण ले लें, अमेरिका भी ईरान के ऊपर जब अटैक करता है सबसे पहले एरियल अटैक्स ही करता है, इजराइल भी करता है तो एरियल अटैक्स करता है, बाद में मिसाइलें चलती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइलें चलती हैं, और वो सब होता है। अब एयरफोर्स का महत्व बहुत ज्यादा है, तो एयरफोर्स को अपने आप में बदलाव भी लाना चाहिए। एयरफोर्स ने बदलाव लाया है। S-400 का जिक्र आपने किया, सर ने भी किया था। S-400 एक ऐसा सिस्टम है, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से एक बड़ी दीवार बनके वो हमारे बॉर्डर पे खड़ा हो गया, और हमारे पास एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, एक भी किसी भी तरह कोई अटैक होने ही नहीं दिया। इंटरसेप्ट कर लिया, सब कुछ इंटरसेप्ट किया, एवरीथिंग। और इसमें खैर S-400 अकेले उसने नहीं किया, उसमें कुछ हमारे स्वदेशी हथियार भी लगे हुए थे, स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, सारे कुछ लगे हुए थे, और सब ने 100% एक्यूरेसी दी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मशीन तब तक काबिल है जब तक उसके पीछे के हाथ काबिल हैं। तो S-400 हो या फिर जो नए चीजें आई हैं एयरफोर्स में, आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स ले लीजिए, आप चिनूक हेलीकॉप्टर ले लीजिए, ये कुछ गैप्स थे हमारी एयरफोर्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास ऐसे कोई हेलीकॉप्टर थे या बहुत कम मात्रा में थे जो कि बहुत तेज गति से और बहुत संकरी जगहों पर, घाटियों में, नदियों के ऊपर, ऑल वेदर कंडीशन में हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके, वहां पर ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट दे सके, वहां पर कुछ अगर सामान को ड्रॉप करना हो या लोगों को पुल बैक करना हो वो कर सके। उसके लिए आपको रनवे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, और वहां पर इनका ऑपरेशन कराना है। तो चिनूक ने और अपाचे ने उस जगह को फिलअप किया है। और हमको याद रखना चाहिए कि हमारी एक लंबी हिमालयन बाउंड्रीज है जहां पर इस तरह की जबरदस्त घाटियां हैं कि जहां पर आप दुर्गम क्षेत्र हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वहां पर आप सामान्य हेलीकॉप्टर, सामान्य फाइटर जेट्स लेकर के नहीं जा सकते, और दुश्मन हमारा वहां पर इंतजार भी करता है। तो उसके लिए हमको अपने बेड़े में इस तरह के हथियार रखने पड़ेंगे। तो जैसे आपने कहा कितना बदलाव आया है, तो मैं तो मानूंगा कि इन अत्याधुनिक हथियारों से, सिर्फ चिनूक, अपाचे और S-400 से हमारी एयरफोर्स ने पिछले दशक से अब के बीच में करीब 40 से 50% का बदलाव देख लिया। आरपी सिंह सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आए थे तो उन्होंने कहा कि युद्ध में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, हम किसी एक स्ट्रेटजी के साथ लगातार आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर, जिस तरह से लड़ाई के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं, चाहे ड्रोन के प्रयोग की बात कर लें, मिसाइल हमले की बात कर लें, भारत ने अपने आप को इन सारी परिस्थितियों में कैसे खुद को तैयार किया है? नहीं, भारत एक तरह से जो भी युद्ध अभी हो रहा है, चाहे हुआ है, और बल्कि सिचुएशन के हिसाब से भारत अपने को काफी एक तरह से चेंज करता जा रहा है और हो रहा है, और भारत भी भविष्य को ये देखते हुए उसमें काफी बदलाव लाया है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अभी बात हो रही थी ड्रोन के बारे में, आपको बताते हुए मुझे ये भी है कि ड्रोन कैसे इस्तेमाल हुआ था। यूक्रेन वॉर के अंदर ड्रोन कहाँ था? रशिया के अंदर घुसा हुआ था। दूसरी बात, ये जो हवाई की बात हुई थी वो तो एक अलग से ही वॉरफेयर है,
लेकिन उसको हवाई वारफेयर को अगर किसी को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके अंदर क्या है, साइबर, हवाई की पूरी साइबर रुक जाएगी। ग्रे वारफेयर जो आपके डिजिटल जो है, तो उसमें क्या होगा, मतलब सर कई तो मोर्चों पे मतलब कि लड़ना है कई मुद्दों पे लड़ना है, और ये नहीं कि हमारा ये बड़ा स्ट्रांग है, हम उसके अंदर जाकर के हम कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपकी लड़ाई की जो आजकल के मॉडर्न युग है उसके अंदर जो है किस तरह से लड़ाई होगी, इसी में थिएटर कमांड आ रहा है, इसी में यह आ रहा है कि कौन क्या है, कोई सुप्रीमेसी किसी की नहीं है। हर एक सेनाओं का एक एक अंग जो है सुपीरियर है, और सेनाओं के अंग जो है बढ़ते जा रहे हैं, और इतने बढ़ रहे हैं कि आप कल देखेंगे कि हो सकता है आपका डिजिटल कमांड अलग हो सकता है ग्रे वॉरफेयर अलग है, आप ये देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अलग है, इंटरनल प्रॉब्लम अलग है। आप ये बताइए कि बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जो है सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ था। इंटरनल वॉरफेयर आर्मी होते हुए भी सिचुएशन चेंज हुई, कुछ नहीं कंट्रोल कर पाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो भारत को ये सोचना पड़ेगा हम कहां किस किस फील्ड में काम करें। और ये भी है कि अगर जो हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे थे, जो आतंकवादियों के अटैक थे, उन्होंने फॉर्मूला चेंज करके पहलगाम के अंदर जो अटैक किया, पहली बार ऐसा अटैक हुआ था जो एक रिलीजियस माइंडेड अटैक था। जो ड्रोन के अटैक्स थे इतने मैसिव हो रहे थे कि भारत उसके लिए उसकी जो है केवल एंटी ड्रोन जो थी एक तरह से पूरी की पूरी सक्षम थी, तभी रोक पाया। तो ऐसी सिचुएशन में भारत अब क्या कर रहा है, पहले से आगे की सोच रहा है, और उसमें भारतीय सेनाएं, वायु सेनाएं और नव सेनाएं काफी परिवर्तन ला रही हैं। अभी देखिए भारतीय सेना में 2 परिवर्तन आए थे, अभी छोटी टुकड़ियों में इन्होंने ब्रिगेड ग्रुप्स बना दिए हैं जो कि माउंटेन्स के अंदर काफी सक्सेसफुल होते। एक छोटे से ग्रुप के द्वारा आप कहीं भी जाकर के अटैक कर सकते हैं, आपके पास पूरी की पूरी मल्टीपल फोर्स है। उसके पास थिएटर कमांड में क्या है, उसके पास नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, उसके पास आर्मी भी है। तो जिसकी जो जरूरत है एक ही कमांडर के नीचे सभी हैं। भारत ने इसी में कभी बटालियंस खड़ी कर दी है, भैरव बटालियंस की जो काबिलियत है कि कहीं भी इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर वो ऑपरेट कर सकती है, वो एक मिनी कमांडोज हैं उस इलाके का, जिसको एक एक चप्पा पता है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत के जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफी उसमें है, जिसमें मेन चेंजेस आपकी है कि पूरे के पूरे जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है, एयर कैप पूरी की पूरी जो है एक तरह से एक थिएटर कमांड भी इसकी बननी है एयर डिफेंस की, जिससे कोई भी चीज है एक यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना कर सके, ना अंदर आ सके, न वो होने पड़े। उसी तरह से आपका ग्रे वॉरफेयर की बताया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बताया, आपको मैंने डिजिटल वॉरफेयर बताया। तो ये सब चीजों की जो है एक तरह से अलग ही स्टडी हो रही है, अलग से ही इनके पूरे के पूरे विंग्स बन रहे हैं, और आगे की कार्रवाई उसमें क्या होना है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल सर, लगातार परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन अनुपम सर आपसे जानना चाहेंगे, सेना का मनोबल बढ़ाने और समन्वय बढ़ाने पर भी सरकार का ध्यान पिछले 12 वर्षों में रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की बात हम कर ही रहे हैं, या फिर अग्निवीर की एंट्री की भी बात करें, सैनिकों की सुविधा के प्रयासों या फिर सेना को सुविधा देने के मामले रहे, आपने किस तरह से इन बदलावों को देखा है? देखिए, निश्चित तौर पर सीडीएस की डिमांड बहुत पुरानी थी, और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से वॉरफेयर बदल रहे हैं, हमारी चुनौतियां बदल रही हैं, उसमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो तीनों सेनाओं के ऊपर तीनों को डायरेक्शन दे सके। और ये डिमांड काफी दिनों से लंबित थी, जिसको कि अब जाके पूरा किया गया था। अभी हमारे पास तीसरे सीडीएस ही इस समय है। तो इस सीडीएस के आने से समन्वय तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने मनोबल की बात करी शैलेंद्र जी, मनोबल एक ऐसी चीज है जिसको आप नाप नहीं सकते। सैनिकों का मनोबल तो वैसे ही बहुत हाई रहता है, हमने फिल्मों में देखा है और एक्चुअल हमने फील भी किया है। तो उस मनोबल को और कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए आपको सामाजिक प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको राजनीतिक रूप से प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको योजनाएं भी बनानी पड़ती हैं, और साथ ही साथ हौसला अफजाई के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है। एक बहुत छोटी सी चीज है सैनिकों के रहने की जगह, उनके आवास, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी फैमिली को जो क्वार्टर्स मिले उनमें क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, या क्या और बेहतर किया जा सकता है, इनके ऊपर काम हुआ। और देखिए, देखने में बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन अगर आप सैनिक के रहने के, खाने के, पीने के, उन सब चीजों का अगर आप इस्तेमाल कर दें या उसको फील करा दें कि हम आपकी इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो वो दुगने जोश से लड़ाई करता है। आप उसको सही समय पर सही हथियार दे दें, सैनिक का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है, और जब सैनिक का मनोबल बढ़ जाता है, आपकी सेना का और आपके देश का मनोबल भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों का काम हुआ है, और ये बहुत ही मार्के की बात थी कि अग्निवीर का जो इंटेक आया, उसने भी ये चीज दिखाया कि आपको इस समय एज ऑफ नाउ कम से कम 2.5 लाख नए सैनिक तो मिल ही चुके हैं। यानी कि एक जो सुधार की गुंजाइश है उसके ऊपर काम चल रहा है। और जो मनोबल की हम बात कर रहे थे, अब ये देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज होती है, देश का प्रधानमंत्री किसी बड़े पर्व पर 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, दिवाली में, होली में सैनिकों के बीच चला जाता है, और ये ऐसा लगता है कि केवल फोटो ऑप नहीं है। उन सैनिकों से पूछे जिनके साथ वो मेस में खाना खा रहे हैं 15 अगस्त के दिन, प्रधानमंत्री इस देश के, उनका मनोबल बढ़ता है, और वो फिर उस जज्बे को सेना में लेके जाते हैं। और आपने देखा आदमपुर गए S-400, जिसके बारे में पाकिस्तान ने नैरेटिव चलाया था कि हमने S-400 गिरा दिया, प्रधानमंत्री ने उस नैरेटिव को वहीं से तोड़ दिया कि वो गए और वहां पर S-400 के सामने खड़े होकर के उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं। ये आपका जो एक्चुअल वार है उसके साथ साथ ये भी चलता रहता है
लेकिन एक्चुअल अगर आपके प्रश्न पर आऊं तो मनोबल, सैनिकों की सुविधा और सीडीएस का अपॉइंटमेंट, ये 3 एक ऐसे विषय थे जिनके ऊपर लगातार काम हुआ है और इन काम करने से हम रिजल्ट सामने देख रहे हैं। जिस तरह से सर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की बात कर रहे हैं, आरपी सिंह सर आपसे हम जानना चाहेंगे, वैश्विक साझेदार हमने ढूंढे हैं रक्षा क्षेत्र में, साझेदारियां हमने बढ़ाई हैं, इंपोर्टर से हम एक्सपोर्टर बने हैं, इन सारी चीजों के बीच भारत की जो सोच बदली है, जिस तरह से भारत अब आगे बढ़ रहा है, इसका पूरी दुनिया में क्या संदेश गया है? देखिए, दुनिया में संदेश तो बड़ा अच्छा गया है कि भारत जो है सभी के साथ मैत्रिक व्यवहार कर रहा है। भारत सबके साथ मिला हुआ है, चाहे कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी दोस्त हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। और लेकिन भारत जो है अपने लिमिट में ही रहता है, आगे बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि कब क्या हो। जैसे कि भारत किसी के बीच में दखलंदाजी नहीं करता है कि मैं आकर के उसकी समझौता कराने के लिए आगे आ रहा हूँ और समझौता न हो चाहे वो हो, क्योंकि भारत ने ये भी देखा दुख में कौन साथ है। तो भारत के पास ये सब है, भारत को पूरी जानकारी है। तो उस चीज को जानते हुए भारत जो है अब धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को इतने चेंजेस लाए हैं कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी के ऊपर जो है जो उनका पास रिकॉर्ड जो है कभी भी फिर से खुल सकता है, कभी भी वो अपने चेंजेस नहीं लाएंगे। तो भारत इन सब बातों को देखने के लिए उसी में मेरे ख्याल से यही लिया गया कि आत्मनिर्भर बनो। हमारे पास इतने वेपन और सिस्टम होने चाहिए कि 3-4 साल, 5 साल, 10 साल तक की लड़ाई हम खुद लड़ सकें, जैसे कि ईरान कर रहा है, रशिया कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है, और इन लोगों के पास जो भी सप्लाई आ रही है। लेकिन भारत चाहता है कि हम खुद अपना मैन्युफैक्चर करें, न कि पाकिस्तान की तरह रहे कि हमें चाइना से मंगाना पड़ रहा है, टर्की वाले भेज रहे हैं, अपना सामान दे रहे हैं। एक तरह से वहां पे फायरिंग रेंज हो गया था, तो वहां पे ट्रायल हो रही थी, किसका हथियार चल रहा है, किसका हथियार नहीं चल रहा। तो ये सब चीजें जो है भारत उसमें काफी सक्षम है, और मेरे ख्याल से भारत बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से इस चीज में आगे बढ़ता जा रहा है। और जो उसकी हर एक राष्ट्र के साथ जो भी राजनीतिक तौर से, आपके जो मेडिकल के तौर से, चाहे और भी एजुकेशन के तौर से, मिलिट्री के तौर से, जो भी उनके साथ उनके समन्वय है, संधि है, उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे चल के भी ये काम करेंगे, और उसमें आगे जो है एक तरह से उनको काफी सक्सेसफुल होता जा रहा है उसमें। तो भारत की स्थिति काफी मजबूत है, और अगर इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, और भारत का ये आत्मनिर्भरता के ऊपर अगर काफी आगे काम जो चल रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा, और इसको तरह तरह की सहायताएं मिलती रही। और जिस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की डिफेंस कॉरिडोर सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिससे से प्राइवेट इंडस्ट्री आगे आ रही है, तो मेरे ख्याल से भारत एक सक्षम राष्ट्र इसमें बनेगा। अनुपम सर, आपसे आखिरी सवाल है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को रक्षा क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों की बनाने की बात हो रही है, जिस तरह से आरपी सिंह सर ने भी जिक्र किया, तो फिर इसे शामिल कराने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, और पिछले 12 सालों में उन प्राथमिकताओं पर कैसे देश आगे बढ़ा है? देखिए शैलेंद्र जी, प्राथमिकताएं पता करना बहुत जरूरी है, और प्राथमिकता हमारी इस डिस्कशन में निकल के आया है कि 75% तक हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। 2030 के आसपास हम 75% आत्मनिर्भर हो जाएंगे डिफेंस सेक्टर में। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इस नंबर के साथ साथ अगर हम उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हम निर्यात से जोड़ जाए तो वो भी एक बहुत वेलकम चीज है। हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ रुपए डिफेंस निर्यात से, जिस दिन हम 2030 तक का जो हमें टारगेट रखा है, अगर हमने वो अचीव कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा लीप होगा हमारे लिए, एक बहुत लंबा कदम होगा। तो ये दूसरी प्राथमिकता, इसके ऊपर हमें लगातार काम करना पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर का इस्तेमाल करिए, प्राइवेट प्लेयर्स को लाइए, पीपीपी मॉडल लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन ये आपको टारगेट अचीवेबल है और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ डिफेंस को और ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको डीआरडीओ और इसरो जैसे शक्तियों को, संस्थानों को और ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ अपने डिफेंस को और मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबको प्राथमिकताओं में बिना लाए आप काम नहीं कर सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन पार्क ये देश भर में 200 के आसपास बनाए गए हैं, क्या हम इनको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ डिफेंस पार्क नहीं है, ये इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां पे आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जहां पर आप एमएसएमई को भी खड़ा कर रहे हैं और लोगों को डिफेंस के साथ जोड़ रहे हैं। इसको भी हम प्राथमिकताओं में शामिल करें। शुरुआत अच्छी है, इसको और बेहतर कर सकते हैं। अब रही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर ने हिंट दिया था, क्वाड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ब्रिक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए क्वाड प्लस की। क्वाड प्लस में हम और कुछ मेंबर्स लाएं और उसको हम लीड करें। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ब्रिक्स प्लस में, और ब्रिक्स के भी जो नेशंस हैं उनको हम अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश करें। नेटो प्लस की हम अवधारणा के ऊपर भी जा सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हमारे पास प्राथमिकताएं भी बहुत हैं, और हम उनको एक सही डायरेक्शन में कदम दर कदम अगर हम बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य हमारा है, और भविष्य हमारा है तो भविष्य विश्व का भी है। हम जब बात करते हैं मेक इन इंडिया तो उसमें कहीं ना कहीं छुपा होता है मेक फॉर वर्ल्ड। तो हम जो बना रहे हैं वो दुनिया के लिए भी बना रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक फिनोमिना रहा है, उसके ऊपर हमने काम किया और आगे भी करते रहेंगे, और हमारी हर एक पॉलिसी में वसुधैव
कुटुंबकम दिखता है, मेक फॉर इंडिया में मेक फॉर वर्ल्ड दिखता है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः भी दिखाई देता है। शैलेंद्र, बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।